जरा सोचिए, अगर आपको अपने किसी करीबी की जान बचाने के लिए किसी दूसरी दुनिया में जाकर किसी का कत्ल करना पड़े तो। कहानी की शुरुआत एक बूढ़े आदमी से होती है जो एक अस्पताल की छत पर खड़े होकर अपनी छड़ी से एक जादू करने की कोशिश कर रहा था। उइया, खचा! तभी अस्पताल की नर्स की नजर उस पर पड़ी और वो तुरंत ही उसे नीचे उतारने में लग गई। अरे अंकल, नीचे आ जाओ, नीचे। पर उस बूढ़े आदमी के मुताबिक वो बहुत ही गलत कर रही थी, क्योंकि उसकी एक छोटी गलती की वजह से बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, क्योंकि वो अपने जादू से एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल रहा था, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज खोलता है। उधर एक स्कूल में एक बास्केटबॉल मैच के दौरान हैरू नाम का एक लड़का अपनी काबिलियत से स्टैंड में बैठी सभी लड़कियों का दिल जीत रहा था, और उन्हीं लड़कियों के बीच व्हील चेयर पर बैठा उसका दोस्त यू उस वक्त अपने दोस्त की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहा था। और मैच खत्म होने के बाद लड़कियों से मिली तारीफ की वजह से हैरू बहुत ज्यादा खुश था। वाह हैरू वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब उसको लग रहा था कि शायद वो सबसे बेहतरीन प्लेयर बन गया है, जिस पर यू का कहना था कि उसमें अभी भी सब्र की बहुत कमी है, जिसके चलते उसने मैच में 5 पॉइंट कम स्कोर किए थे। पर हैरू को उसकी ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई, और उसका कहना था कि उसने ये जानबूझकर किया था ताकि और ज्यादा लड़कियां उसकी दीवानी हो जाए। तभी उनकी दोस्त कोटाना भागते हुए उनके पास आई और उसने हैरू को आज के मैच जीतने के लिए बधाई दी। बधाई हो हैरू, तुम जीत गए। और उसने साथ ही पूछा कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, जिस पर यू ने उसे बताया कि कुछ नहीं, वो हम दोनों बस हैरू की फैन गर्ल्स के बारे में ही बात कर रहे थे, जो हैरू पर अपनी जान छिड़कती है। और ये बात सुनते ही कोटाना ने हैरू से पूछा, क्या तुम मुझ पर दोबारा चीट करने वाले हो? हैरू ने तुरंत ही इस बात को दाएं बाएं करने की कोशिश करी, पर कोटाना ने उसका कान पकड़कर उसे याद दिलाया कि कैसे वो अपनी एक फैन गर्ल के साथ कॉफी डेट पर गया था। याद है ना तुम्हें हैरू, याद है ना? बताओ बताओ। इधर ये तीनों दोस्त आपस में मजाक मस्ती कर ही रहे थे कि उसी वक्त ब्लैक हुडी और मास्क पहने हुए एक आदमी चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। हैरू को अच्छे से डांटने के बाद कोटाना ने खट्टे संतरे खाने की इच्छा जाहिर करी, जिसके लिए उसे एक अच्छा रेस्टोरेंट भी पता था, और उसकी ये इच्छा सुनकर यू और हैरू भी तुरंत ही इसके लिए मान गए। पर वो आदमी अभी भी उनके पीछे ही था। कुछ देर तक ऐसे ही चलने के बाद वो लोग एक सीढ़ियों के सामने पहुंच गए, जहां पहुंचकर कोटाना को एहसास हुआ कि यू तो उन सीढ़ियों से ऊपर जा ही नहीं सकता था, और इसीलिए उसने प्लान चेंज करने को कहा। पर इससे पहले कि कोई कुछ और बोल पाता, यू उन दोनों को ही अलविदा कहकर वहां से निकल गया। और उसका कहना था कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे इस सब की आदत पड़ चुकी थी। पर वहां से निकलकर जब यू घर पहुंचा तो वो काफी ज्यादा उदास था, और वो अपनी बड़ी बहन साकी को हेलो बोलकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया, जहां पहुंचते ही वो जाकर बिस्तर पर लेट गया। पर उस वक्त यू के दिमाग में सिर्फ कोटोना के साथ बिताए हुए पल ही चल रहे थे, लेकिन उन सभी यादों में कोटोना उससे ज्यादा हैरू के करीब थी, और असल में यू को इसी चीज से जलन हो रही थी। उधर कोटोना को यू के लिए काफी बुरा लग रहा था, जिस पर हैरू ने उससे वादा किया कि अगली बार वो लोग यू के साथ पक्का उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें लंबा रास्ता ही क्यों न चुनना पड़े। और ये वादा करके वो दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल गए। पर कुछ कदम चलते ही कोटोना को एहसास हुआ कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसका शक यकीन में बदल गया, और उसने पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। साथ ही उसने अपना फोन निकालकर मदद के लिए अपने दोस्तों को भी फोन किया। ट्र ट्र, और सबसे पहले उसका फोन यू ने ही उठाया। फोन उठाते ही कोटोना ने उसे अपनी लोकेशन बताते हुए बताया कि कोई अनजान आदमी उसका पीछा कर रहा है। और जब यू ने उससे हैरू के बारे में पूछा तो उसने बताया कि हैरू फोन ही नहीं उठा रहा है। ये सुनते ही यू तुरंत ही कोटोना की मदद करने के लिए निकल गया, और कोटोना के पास जल्दी पहुंचने के लिए उसने साकी से लिफ्ट मांगी, जिसके लिए साकी भी तुरंत तैयार हो गई। रास्ते में यू ने हैरू को कई बार फोन करने की कोशिश करी, लेकिन उस वक्त हैरू कोटोना के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने में व्यस्त था, और उसका फोन बैग में पड़ा हुआ था। कोटोना की लोकेशन के पास पहुंचते ही यू गाड़ी से उतर गया, और साथ ही उसने साकी से हैरू को दोबारा फोन करने को कहा। साकी, तुम एक बार दोबारा से हैरू को फोन करो। जिसके बाद वो खुद व्हील चेयर पर बैठकर कोटोना को ढूंढने में लग गया, और थोड़ी देर तक आसपास घूमने के बाद उसे अचानक से कोटोना की चीखें सुनाई दी, बचाओ। और जब वो उन आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक अनजान आदमी ने कोटोना को पकड़ा हुआ था, और ये देखते ही यू पूरी रफ्तार से अपनी दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ा। पर इससे पहले कि वो कोटोना तक पहुंच पाता, वो आदमी उसके पेट में चाकू मारकर वहां से भाग गया। अभी यू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पाया था कि उसके हाथों में उसकी घायल दोस्त पड़ी हुई है। तभी साकी से खबर मिलते ही हैरू भी वहां पर पहुंच गया, जिसे कुछ अंदाजा नहीं था कि आखिर वहां हुआ क्या था, और इसीलिए उसने गुस्से में यू से सवाल किया,
और जब यू ने उसे उस अनजान आदमी के बारे में बताया तो हैरू को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर यू कोटाना को अस्पताल ले जाने की बजाय उसे अपने हाथों में लेकर क्यों बैठा हुआ है। पर शायद उस वक्त हैरू अपने दोस्त यू की हालत को पूरी तरह से भूल गया था और उसने यू पर गुस्सा करते हुए कोटाना को खुद अस्पताल ले जाने का फैसला किया, जिस पर यू ने उसे बार बार एम्बुलेंस बुलाने को कहा। पर हैरू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और वो कोटाना को उठाकर मेन रोड की तरफ निकल गया, जिसके बाद यू को भी मजबूरन उसके पीछे पीछे आना पड़ा। पर उस वक्त मेन रोड पर काफी ट्रैफिक मौजूद था, पीप पीप, और इधर हैरू को अस्पताल पहुंचने की जल्दी थी, इसीलिए उसने चलते ट्रैफिक के बीच से रोड पार करने की कोशिश करी। पर जैसे ही वो रोड के बीच में पहुंचा तो वो अनजाने में एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक के सामने आ गया। पर इससे पहले कि वो ट्रक उसे टक्कर मारता, यू ने बीच में कूदकर उसे और कोटाना को बचा लिया। लेकिन तभी दूसरी तरफ से भी अचानक से एक बस आ गई, जिसके बाद उनका बचना नामुमकिन था। और जैसे ही उन्हें इस चीज का एहसास हुआ तभी अचानक से वो दोनों एक अनजान और अजीब सी दुनिया में पहुंच गए, जहां उनके कपड़े और आसपास का माहौल बिल्कुल बदल गया था। पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोटाना उनके साथ नहीं थी। तुम्हें पता कहीं कोटाना कहाँ है? उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए उन्होंने अपना फोन चेक करने का फैसला किया। पर जैसे ही उन दोनों ने अपना फोन निकाला तो उन्होंने देखा कि उनका फोन भी कंपास में बदल गया था। और तभी अचानक से एक गुलाबी रंग का चिड़िया जैसा दिखने वाला जीव उन पर भौंकने लग गया। भाग! और जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि वहां मौजूद सभी लोग उन्हें ही घूर रहे थे। इसलिए यू ने सुझाव दिया कि उन दोनों को ही कहीं कोने में जाकर बात करनी चाहिए। पर जैसे ही यू खड़ा होकर आगे बढ़ा तो उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो अपने पैरों पर चल रहा है। पर ये बात हैरू के लिए बहुत अजीब थी और उसने तुरंत ही यू का ध्यान उसके पैरों की तरफ खींचा। और जब यू को इस बात का आभास हुआ कि वो अपने पैरों पर खड़ा है तो वो वहीं पर जम गया, जिसके बाद हैरू ने उसे एक बार फिर से चलने को कहा। यू एक बार फिर से चलो ना। और जब यू ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे, जिसके बाद वो उस शहर को देखने के लिए निकल गए। पर वो शहर और वहाँ के लोग इतने ज्यादा अलग थे कि उन दोनों को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था और इसीलिए वो अनुमान लगा रहे थे कि शायद वो किसी फिल्म सेट पर है या किसी कंप्यूटर गेम में, जहां कोई आदमी सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इसी बीच वो गुलाबी जीव पूरे टाइम उनके पीछे पीछे ही चल रहा था। इधर यू को अब लग रहा था कि शायद वो लोग किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, जिस पर हैरू का कहना था कि इस हिसाब से शायद कोटोना भी उसी दुनिया में ही होगी और उसकी इस बात से यू भी सहमत था। पर तभी हैरू ने उसे याद दिलाया, यू तुम्हें याद है कि कोटोना बुरी तरह से घायल थी? जिस पर यू का कहना था कि हाँ मुझे याद है, अगर इस दुनिया में मेरी टांगे सही हो सकती है तो कोटोना का भी जख्म सही हो गया होगा। इसीलिए उन्होंने जख्म की चिंता छोड़कर उसे ढूंढने का फैसला किया और इसके लिए वो एक बार में चले गए, जहां एक औरत कई सारे अजीब से दिखने वालों को शराब पिला रही थी। इधर यू और हैरू तो बार के अंदर घुस गए थे, वहीं दूसरी ओर गुलाबी जीव एक छोटे से मगरमच्छ से डरकर बाहर ही रुक गया था। असल में वो दोनों ही नाबालिग थे, पर पहली बार किसी बार में गए थे और इसीलिए उन्होंने भी शराब पीने का फैसला किया। पर तभी अचानक से एक आदमी उनके पीछे आकर खड़ा हो गया और जब उन दोनों ने उसकी शक्ल देखी तो हैरू तो डर ही गया। असल में उस आदमी का चेहरा एक कुत्ते जैसा था और उसकी आवाज एक ताकतवर आदमी जैसी। उस आदमी ने उन दोनों को ही पहली बार देखा था और इसीलिए उसने उन दोनों के वहां आने की वजह पूछी। क्या करने आए हो यहाँ पर? जिस पर उन्होंने बताया कि असल में वो अपनी दोस्त को ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद वो आदमी उन दोनों को अपने टेबल पर ले गया, जहां उसने अपनी बहादुरी भरे लड़ाई के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। पता है एक बार क्या हुआ था? मैं वहां पर जीता और मैंने सभी को मार दिया। पर तभी यू ने उसे फिर से याद दिलाया, अंकल हम अपनी दोस्त को ढूंढ रहे हैं, है ना? दोस्त को ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही उस आदमी को पता चला कि वो एक लड़की को ढूंढ रहे हैं तो उसे उनकी बात में तुरंत ही दिलचस्पी आ गई और जैसे जैसे वो कोटाना के बारे में बताते गए वैसे वैसे वहां मौजूद बाकी लोगों को भी उनकी बातों में दिलचस्पी आने लगी। पर जैसे ही उन्होंने बोला कि कोटाना की उम्र 17 साल की है, तभी बार की मालकिन ने दीवार पर लगे पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उनकी राजकुमारी एस्ट्रेड भी 17 साल की ही है, जिसका जन्मदिन कुछ ही दिनों में आने वाला है। पर जैसे ही उन दोनों ने पोस्टर को देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि जिसे वो औरत राजकुमारी एस्ट्रेड बता रही थी वो हूबहू कोटाना जैसी ही दिखती थी। और उस पोस्टर को देखते ही वो तुरंत महल की तरफ भागे
और उधर वो गुलाबी जीव अभी भी उनके साथ ही चल रहा था। पर अभी भी हैरू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोटाना अचानक से राजकुमारी कैसे बन गई, जिस पर यू का कहना था कि शायद इस दुनिया में आते ही लोगों को रोल दे दिए जाते होंगे, जिसके चलते कोटाना राजकुमारी बन गई और हम दोनों एक आम आदमी। ऐसा हो सकता है, और इस बात की सच्चाई तो वो राजकुमारी एस्ट्रेड से मिलकर ही जान सकते हैं। पर उधर सुरक्षा के चलते महल में किसी भी अनजान आदमी की एंट्री पर रोक थी, और इसी के चलते उन दोनों को भी वहां से भगा दिया गया। चलो निकलो यहाँ से। उधर महल के अंदर तनाव का माहौल था। असल में राजकुमारी एस्ट्रेड पर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी दवाई राजा के मैजिक मिनिस्टर के पास तक नहीं थी, और एस्ट्रेड की खास शक्ति के मुताबिक उस पर होने वाले हर हमले का बराबर असर हमलावर पर भी होना चाहिए था। पर इसके बावजूद भी एस्ट्रेड की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। बार्टोन के मुताबिक इसमें मैजिक मिनिस्टर विजडन की गलती थी, पर तभी विजडन के राजा ने बताया कि कुछ ही देर में जी लोक्स के डॉक्टर्स आने वाले हैं, जो किसी भी तरह के श्राप को खत्म करने में माहिर थे, माहिर। उधर जी लोक के डॉक्टर्स तो महल के बाहर आ गए थे, पर वहीं यू और हैरू भी महल के अंदर आने की फिराक में थे, और मौका मिलते ही वो डॉक्टर्स की गाड़ी में ही छुप गए। जिसके बाद वो बड़ी ही आसानी से 2 मटकों में छुपकर गार्ड्स की नजरों से बचते हुए राजकुमारी एस्ट्रेड के कमरे तक पहुंच गए। और कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स ने एक मंत्र मारकर इलाज शुरू कर दिया। पर जैसे ही वो मंत्र एस्ट्रेड के जख्म से टकराया तो तभी अचानक से वो तीनों डॉक्टर्स गायब हो गए, और ये देखकर राजा का हौसला पूरी तरह से टूट गया, और इसीलिए वहां मौजूद सभी लोगों ने राजा को उनके कमरे में ले जाने का फैसला किया। और इधर कमरा खाली होते ही यू और हैरू एस्ट्रेड के पास पहुंच गए, जिसे वो लोग अपनी दोस्त कोटाना समझ रहे थे। लेकिन यू को इस सब में कुछ अजीब सा लग रहा था, पर हैरू का मानना था कि वो उनकी दोस्त कोटाना ही थी और उन्हें किसी भी हाल में उसे बचाना है। पर जैसे ही हैरू उसके पेट में लगे चाकू को निकालने के लिए आगे बढ़ा तो एक अजीब सी शक्ति के चलते वो पीछे हट गया, और जब यू ने उस चाकू को छूने की कोशिश करी तो वो चाकू उसके हाथ में आ गया। जिसके बाद उसने सबसे पहले हैरू को पीछे किया और फिर एस्ट्रेड के पेट से वो चाकू निकाल दिया। इसी बीच वहां मौजूद गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश तो करी, पर उस दृश्य को देखकर वो लोग भी अपनी अपनी जगह पर ही रुक गए। हैरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर इधर एस्ट्रेड पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, और इस काम के बाद भी उन्हें राजा के सामने घुसपैठिए की तरह पेश किया गया। और जब हैरू ने उन्हें बताया कि यू ने ही राजकुमारी के पेट से चाकू निकाला है, लेकिन किसी ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया। पर तभी एस्ट्रेड भी वहां आ गई, जिसे देखकर राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ, और तभी उसने अपने पिता को सच बताया कि कैसे यू ने उसकी जान बचाई थी। और साथ ही वहां मौजूद सेनापति ने भी उनके हक में अपनी गवाही दी। महाराज, महारानी ठीक कह रही हैं। ये सुनकर तुरंत ही मैजिक मिनिस्टर विजडन ने यू के हाथों की जांच करी, जिसके बाद उसने राजा से उन दोनों को इनाम देने को कहा। महाराज, इन दोनों को इनाम दे दीजिए। और इधर हैरू को अभी भी एस्ट्रेड में अपनी दोस्त कोटाना ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद उन दोनों को अच्छा खासा इनाम देकर बड़ी ही इज्जत से महल से अलविदा किया गया। फिर जब वो सिपाहियों के साथ वापस बार में पहुंचे तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली रह गई, और जब उन दोनों ने उन्हें बताया कि वो राजकुमारी एस्ट्रेड से मिले थे तो सभी लोग हैरान हो गए, और फिर सभी ने उन दोनों को पार्टी देना शुरू कर दिया। लेकिन इधर हैरू को ये चिंता हो रही थी कि अगर एस्ट्रेड कोटाना नहीं थी तो आखिर कोटाना उस वक्त किधर और किस हालत में होगी। पर यू को अचानक से राजकुमारी एस्ट्रेड की ज्यादा फिक्र हो रही थी। हैरू को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने चाकू निकालने की कोशिश करी तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यू ने उसे एक बारी में ही कैसे निकाल दिया। जिस पर यू का कहना था कि उसे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसका शरीर कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन अब हैरू को लगने लगा था कि शायद वो लोग कोई सपना देख रहे हैं जो आंख खुलते ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो डांसर्स के साथ नाचने के लिए स्टेज पर चला गया। पर इधर यू का दिमाग इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था, और तभी बार ओनर ने उन्हें अपने स्टोर रूम में सोने की इजाजत दे दी, जिसके बाद यू अकेला ही अपने कमरे की तरफ चला गया। पर उस वक्त भी वो गुलाबी जीव उसके पीछे ही था। पर इधर यू चाहकर भी राजकुमारी एस्ट्रेड की शक्ल को भुला नहीं पा रहा था, और इसीलिए वो तुरंत ही महल में पहुंच गया। और तो और एस्ट्रेड की जान बचाने की वजह से इस बार गार्ड्स ने भी उसे अंदर जाने से नहीं रोका, और वो सीधा राजकुमारी के कमरे की खिड़की के बाहर पहुंच गया, जहां पहुंचकर उसने देखा कि एस्ट्रेड अपने कमरे में डैंडी के साथ बहस कर रही थी, क्योंकि डैंडी उसे श्राप मुक्त करने के लिए लेक ऑफ प्योरिटी में ले जाना चाहती थी। पर इधर एस्ट्रेड के मुताबिक वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी, और उसे बस कुछ खट्टे संतरे खाने का मन था। और उसकी ये बात सुनते ही यू को कोनोका की याद आ गई, और ठीक उसी वक्त अचानक से एस्ट्रेड ने यू को देख लिया, जो चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था। और जब उसने यू से इस बारे में सवाल किया तो यू का कहना था कि वो सिर्फ उसे देखने के लिए आया था,
क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी। यू की इसी बात ने एस्ट्रेड को सोच में डाल दिया और वो तुरंत ही लेक ऑफ प्योरिटी में जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त में कि यू भी उसके साथ जाएगा। जिसके बाद वो दोनों डैंडी के साथ एक जहाज में चढ़ गए जो हवा में उड़ सकता था। और ये सब यू के लिए शुरुआत में तो काफी अजीब था, पर थोड़ी ही देर बाद उसे भी एस्ट्रेड के साथ मजा आने लगा था। रास्ते में उन्हें डिवाइन एवरोन्स भी दिखे जो एस्ट्रेड के मुताबिक हीरोज के साथी थे, जो आमतौर पर किसी आम इंसान के सामने नहीं आते थे। कुछ देर तक ऐसे ही आसमान में सफर करते करते वो लोग आखिरकार लेक ऑफ प्योरिटी पहुंच ही गए, जहां अब एस्ट्रेड को मैजिक ऑफ सीलिंग डांस सही तरीके से करना था ताकि वो श्राप मुक्त हो सके। और डैंडी से बात करके एस्ट्रेड सीधा पानी में चली गई, जहां उसने सीलिंग डांस बिल्कुल सही तरीके से किया, जिसे देखकर डैंडी तो बहुत खुश थी। पर यू सिर्फ एस्ट्रेड को ही देखे जा रहा था और अपना डांस खत्म करके जब एस्ट्रेड बाहर आई तो उसने यू के सामने कोटाना के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा जाहिर करी। जिसके बाद यू ने उसे बताना शुरू किया कि कैसे ठीक एस्ट्रेड की ही तरह कोटाना बहुत ज्यादा सुंदर, तेज, जोशीली और खट्टे संतरे को पसंद करने वाली लड़की थी। और उन दोनों में सिर्फ दो ही चीज अलग थी। पहली कि कोटाना एक मामूली स्कूल की लड़की थी और दूसरी कि वो हैरू की गर्लफ्रेंड थी। ये सुनने के बाद तो अब एस्ट्रेड कोटाना से एक बार मिलना चाहती थी और अब तक वो ये भी समझ गई थी कि यू और हैरू किसी और दुनिया से आए थे। इसके साथ ही उसने यू को बताया कि कैसे बचपन में अपनी माँ की मौत के बाद से ही वो हमेशा अकेली रही थी और पिता के राजा होने की वजह से वो उनसे कभी भी अच्छे से बात ही नहीं कर पाई और उसकी जिंदगी में डैंडी के अलावा उसका कोई और दोस्त है भी नहीं। बस इसी वजह से वो हैरू, यू और कोटाना को अपने से ज्यादा खुशकिस्मत मानती थी। इसके बाद इन बातों को छोड़ते हुए एस्ट्रेड ने यू को अपने साथ पानी में खेलने के लिए बुलाया। यू आ जाओ ना, हम खेलते हैं। जिसके लिए यू भी तुरंत तैयार हो गया। तैयार तो होना ही था। उधर मैजिक मिनिस्टर विजडन को लग रहा था कि शायद यू और हैरू उनके दुश्मन ब्लैक बैनर से आए घुसपैठिए थे, जिन्होंने पहले एस्ट्रेड पर हमला करके फिर उसकी जान इसलिए बचाई थी ताकि वो राजा का भरोसा जीतकर उनके करीब आ सके। और इसीलिए विजडन चाहता था कि उन दोनों की ताकत परीक्षा ली जाए। और उसकी ये बात सुनते ही राजा को भी उनके ऊपर शक होने लगा था और वो किसी भी हाल में अपने राज्य को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। अगली सुबह जब यू की आंख खुली तो वो उसी स्टोर रूम के कमरे में था और तब तक पास में ही बैठे हैरू को भी इस बात पर यकीन हो गया था कि वो लोग वाकई में एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। तभी एक शाही गार्ड उनसे मिलने आया और उसने उन दोनों को एक तलवारबाजी की प्रतियोगिता में आमंत्रित किया, जिसे देखने के लिए वो दोनों ही काफी उत्सुक थे। पर वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें तलवारबाजी देखने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए आमंत्रित किया गया था। और जब स्टेडियम में पहुंचकर उन्हें ये खबर मिली तो वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए। पर वहीं दूसरी तरफ दर्शकों में उन्हें देखने का पूरा जोश था और घंटी बजते ही कई सारे योद्धाओं ने उन पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया, जिनसे यूं तो बाल बाल बचता रहा। पर हैरू के लिए ये काम इतना आसान नहीं था। लेकिन तभी एस्ट्रेड भी स्टेडियम में पहुंच गई और उसने तुरंत ही अपने पिता से सवाल करना शुरू कर दिया। पर विजडन का कहना था कि ये प्रतियोगिता सिर्फ उन दोनों की काबिलियत को परखने के लिए है। उधर हैरू काफी ज्यादा मुसीबत में फंसता जा रहा था और जैसे ही एक योद्धा उस पर हमला करने वाला था तभी ऐन वक्त में यू ने बीच में आकर उसे बचा लिया। जिसके बाद वो दोनों समझ गए थे कि उन्हें अपनी तलवारों का इस्तेमाल खुद को बचाने के बजाय दूसरों को हराने के लिए करना होगा। और ये फैसला लेने के कुछ मिनट बाद ही उन्होंने एक एक करके सभी योद्धाओं को हरा दिया। और ये देखकर राजा ने प्रतियोगिता को तुरंत ही रोक दिया। बस प्रतियोगिता खत्म हुई। पर जैसे ही यू और हैरू राजा के पास पहुंचे, वहां मौजूद सभी सैनिकों ने अपने हथियार उन पर तान दिए। अब ये क्या है? और जब एस्ट्रेड ने इस चीज पर सवाल उठाया तो विजडन का कहना था कि जादुई शक्तियों के साथ साथ अच्छी तलवारबाजी की कला सिर्फ ब्लैक बैनर्स के योद्धाओं के पास ही हो सकती है। और उसके मुताबिक यू और हैरू भी उन्हीं का हिस्सा थे जो राजा को खत्म करने के लिए आए थे। हैरू को ये सब अभी भी कोई मजाक या सपना ही लग रहा था, पर यू जानता था कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा है और अब उन्हें वापिस अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए। इसीलिए उसने हैरू को 3 तक गिनती करने के बाद सामने जल रही मशाल में कूदने को कहा, क्योंकि उसके मुताबिक वो दुनिया तभी बदल सकते हैं जब उनकी जान खतरे में हो। इधर हैरू ने भी बिना कुछ सोचे समझे इसमें हामी भर दी। 1 2 3 और यू के 3 तक गिनते ही वो दोनों मशाल में कूद गए, जिसके बाद वो एक छोटी सी रोशनी में गायब हो गए। और ये देखकर विजडन को लग रहा था कि शायद वो दोनों ट्रैवलर थे। बस फिर क्या था, जब उन दोनों की आंख खुली तो वो वापिस अपनी दुनिया में ही थे और यू अभी भी व्हील चेयर पर ही था। उस वक्त वो एक रोड पर थे और तभी उन्हें कोटाना की आवाज सुनाई दी,
जिसे देखकर हैरू बहुत ज्यादा खुश था और उससे उसका हाल पूछने के बाद यू ने उससे पूछा कि क्या कल कुछ अजीब हुआ था, जिस पर कोटाना ने उन्हें एक एक्सीडेंट के बारे में बताया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। और उन 3 आदमियों की फोटो देखकर यू पूरी तरह से हैरान हो गया था। असल में उन तीनों लोगों की शक्ल उन्हीं डॉक्टर से मिलती थी जो एस्ट्रेड का इलाज करने आए थे। घर पहुंचकर यू के दिमाग में उसी बूढ़े आदमी की बातें चल रही थी जिससे वो बचपन में अस्पताल में मिला था। और उस आदमी के मुताबिक दोनों दुनिया जुड़ी हुई थी और वहाँ मौजूद इंसानों की जिंदगी और मौत भी एक दूसरों के साथ जुड़ी होती है और हर एक चीज का असर दोनों दुनियाओं में पड़ता था। बस यही उन दोनों दुनियाओं का एक कड़वा रूल था। पर जब यू ने ये सारी बातें हैरू को बताई तो उसे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसकी कोटाना बिल्कुल ठीक थी और पहले से ज्यादा खुश भी थी। अब हैरू को इस बात पर यकीन हो गया था कि वो सिर्फ एक सपना था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पर यू उन तीनों डॉक्टर्स की तस्वीर अखबार में देखने के बाद शांति से नहीं बैठ सकता था और इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गया, जहां नर्स ने उसे तुरंत ही पहचान लिया। और जब उसने उस बूढ़े आदमी से मिलने की इच्छा जाहिर करी तो नर्स ने उसे बताया कि वो अभी भी अस्पताल में ही है और अक्सर अचानक से बिना बताए कहीं गायब हो जाता है। और इस बार भी जब वो उसके कमरे में पहुंचे तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं था और ये देखते ही यू समझ गया था कि वो पक्का दूसरी दुनिया में गया होगा। तब उसे याद आया कि बचपन में उस आदमी ने उसे बताया था कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही दोनों दुनियाओं में जा सकते हैं। अगले दिन अचानक से क्लास में टीचर ने ये ऐलान किया कि तबीयत खराब होने की वजह से कोटाना कुछ दिनों तक स्कूल में नहीं आएगी। और ये खबर यू और हैरू के लिए काफी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि कोटाना ने उन्हें तो कुछ भी नहीं बताया था और इसीलिए वो लोग स्कूल से निकलते ही उससे मिलने पहुंच गए, जहां उसने उन्हें बताया कि असल में उसे एक खास ट्यूमर है जिसके चलते उसके पास सिर्फ 3 महीने का समय बचा है। और ये सब कुछ इतनी ज्यादा जल्दी हुआ कि उसे ये बताने तक का मौका ही नहीं मिला। पर अब वो चाहती थी कि वो अपना बचा हुआ समय ज्यादा से ज्यादा उन दोनों के साथ बिताए, जैसे वो पहले किया करते थे। और विजिटिंग आवर्स की बंदिशों की वजह से कोटाना चुपचाप वापस अस्पताल में चली गई। पर इधर ये खबर सुनकर हैरू पूरी तरह से टूट गया था। इधर यू के दिमाग में अभी भी वही बूढ़े आदमी और एस्ट्रेड की बातें चल रही थी और अब उसे लग रहा था कि अगर इस दुनिया में कोटाना परेशानी में है तो इसका मतलब ये था कि वहाँ एस्ट्रेड भी दिक्कत में है और वो अब एस्ट्रेड की मदद करना चाहता है। इसलिए उसने हैरू को वापस से दूसरी दुनिया में चलने को कहा। पर उस वक्त हैरू को ये बातें सुनने का कोई मन नहीं था, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने एस्ट्रेड को बचाया था, इसीलिए अब कोटाना परेशानी में है। और साथ ही उसका मानना था कि शायद रूल के मुताबिक अगर दूसरी दुनिया में किसी की जान बच जाती है तो उसकी भरपाई उससे ही जुड़े आदमी की मौत से होगी और इसीलिए अब वो दूसरी दुनिया में जाने के लिए तो तैयार था, पर एस्ट्रेड को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए। पर यू को उसकी ये बात पसंद नहीं आई और उन दोनों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त वहीं ब्लैक हुडी वाला आदमी पूरी रफ्तार से उनके पास आया और वो दोनों तुरंत ही गायब हो गए। लेकिन इस बार हैरू अकेला ही एक अजीब सी जगह में पहुंच गया था, जहां कई सारे राक्षस पिंजरे में बंद थे। और तभी ग्लोर्थ नाम के एक आदमी ने उसको ट्रैवलर के तौर पर संबोधित करते हुए उसका स्वागत ब्लैक कासल में किया। ग्लोर्थ के मुताबिक हैरू के पास कुछ खास शक्तियां थी और ग्लोर्थ चाहता था कि वो उन शक्तियों को सही काम में इस्तेमाल करे। उधर बैरतोन ने यू को राजा के सामने पकड़ा हुआ था और अब वो लोग उसे घुसपैठिए के तौर में ही देख रहे थे, जिस पर यू ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी कि कैसे एस्ट्रॉयड और कोटाना की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई है, जिसका साफ मतलब था कि अगर कोटाना की जान खतरे में है तो एस्ट्रॉयड की जान भी खतरे में है। पर बार्टोन का कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त एस्ट्रॉयड कड़ी सुरक्षा में थी। जिस पर विजडन ने उससे सवाल किया कि ये सब तुम किस आधार पर बोल रहे हो, जिस पर यू ने उन्हें बताया कि कैसे उसके एस्ट्रॉयड को बचाते ही कोटाना भी ठीक हो गई थी और साथ ही उसने बताया कि उनकी सेनापति बर्थ बिल्कुल उसकी बड़ी बहन साकी जैसी दिखती है। उधर ग्लोर्थ ने हैरू को बताया कि दोनों दुनियाओं में एक सीमित जिंदगियां होती है और अगर कोई भी इनके साथ छेड़छाड़ करता है तो उसकी भरपाई दूसरी दुनिया के इंसान की मौत से होती है। जिसका मतलब ये था कि जब यू ने एस्ट्रॉयड की जान बचाई थी तभी कोटाना का मरना तय हो गया था और अब अगर हैरू को अपनी दोस्त को बचाना है तो उसे किसी भी हाल में एस्ट्रॉयड को खत्म करना ही होगा। और ग्लोर्थ की ये बात सुनकर हैरू का शक यकीन में बदल गया। उधर यू की लाख कोशिशों के बाद राजा समझ गया था कि वो एक ट्रैवलर है, पर तभी बर्थ ने उन लोगों को बताया कि ब्लैक बैनर्स उनके ऊपर हमला करने आ रहे हैं और ये खबर मिलते ही बार्टोन ने अपनी तलवार यू पर तान दी, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि हैरू भी ब्लैक बैनर्स के साथ है और इसीलिए अब उनका मानना था कि यू भी उन्हीं के साथ है।
जिस पर यू ने उन्हें समझाया कि हैरू सिर्फ अपनी दोस्त को लेकर चिंतित है, बस और कुछ नहीं। जिसके बाद विजडन ने उसे एक तलवार पकड़ाते हुए उसे एस्ट्रेड के सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर नियुक्त कर दिया, पर इसके लिए एक शर्त थी कि यू को किसी भी हाल में राजकुमारी की जान बचानी है, और जब उसका सामना हैरू से होगा तो उसे अपने ही दोस्त का कत्ल करना पड़ेगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद यू भी इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। थोड़ी देर बाद एस्ट्रेड उससे मिलने के लिए आई और वो अपने साथ जादुई खंजर भी लाई थी जो उसकी माँ की शक्तियों से बना हुआ था। असल में ये खंजर इसलिए बनाया गया था कि अगर कभी एस्ट्रेड की शक्तियों का इस्तेमाल गलत काम के लिए किया जाए तो उससे पहले ही इस खंजर से एस्ट्रेड को खत्म किया जा सके, और इस खंजर के वार को एस्ट्रेड का प्रोटेक्टिव मैजिक भी नहीं रोक सकता था। और अब एस्ट्रेड चाहती थी कि यू उसी खंजर से उसे खत्म कर दे, क्योंकि उसके चक्कर में यू और कोटाना को बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन यू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था, क्योंकि उसके मुताबिक किसी एक को बचाने के लिए किसी दूसरे का मरना जरूरी नहीं था। उधर ब्लैक बैनर्स पूरी रफ्तार से उनके राजा की तरफ बढ़ रहे थे और इधर शहर के सभी मर्द भी लड़ने के लिए तैयार थे। कुछ ही देर बाद दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध शुरू हो गया, पर ये सब कुछ हैरू के लिए बहुत नया और अजीब था। लेकिन तभी ग्लोर्थ ने उसे याद दिलाया कि किसी अपने को बचाने के लिए उसे किसी दूसरे की जान लेनी ही होगी, और ग्लोर्थ की ये बात सुनकर एक बार फिर हैरू गुस्से से भर गया। इधर हैरू को तेजी से महल की तरफ बढ़ता देख यू भी उससे लड़ने के लिए तैयार था, पर एस्ट्रेड का सवाल था कि क्या तुम सच में अपने दोस्त से लड़ पाओगे, जिस पर यू का कहना था कि उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उधर जब विजडन और राजा के पास युद्ध शुरू होने की खबर पहुंची तो विजडन का कहना था कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी सेना ने बेलोदोन जैसे ताकतवर को हराया था। उधर बार्थोन और बर्थ अपनी पूरी ताकत लगाकर दुश्मनों से लड़ रहे थे, पर जल्द ही उन्हें एहसास हो गया था कि वो ज्यादा देर तक उन्हें नहीं रोक पाएंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले महल की रक्षा करने का फैसला लिया, और इसमें डॉगी फेस वाला आदमी भी उनके साथ था। उधर हैरू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, जिस पर ग्लोर्थ ने उसे बताया कि असल में ब्लैक बैनर की वर्दी में कुछ खास शक्तियां हैं जो एक आम आदमी को भी ताकतवर बना सकती है। और साथ ही उसने बताया कि महल के फाइनल डिफेंस टूटते ही उसे अंदर घुसकर एस्ट्रेड को मारना होगा, जिसके लिए हैरू पूरी तरह से तैयार था। लेकिन ग्लोर्थ सच्चाई जानता था कि हैरू के एस्ट्रेड को मारते ही कोटाना भी मर जाएगी। उधर नजदीक आते दुश्मनों को देखते हुए एस्ट्रेड ने अपने पिता से करिश्माई तलवार मून स्टार का इस्तेमाल करने को कहा, जो उनके राज्य की सबसे ताकतवर तलवार थी, जिस पर राजा का कहना था कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो तलवार थी ही नहीं। पर एस्ट्रेड को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने वो तलवार खुद अपनी आंखों से देखी थी। इस पर राजा ने उसे बताया कि असल में वो तलवार नकली थी। असल में कई साल पहले राजा के पिता ने उस तलवार का इस्तेमाल बेलोडोन के खिलाफ किया था, और अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल होता देखकर वो तलवार गायब हो गई थी। और उसी दिन के बाद से अपनी इज्जत बचाने के लिए एक नकली तलवार बनाकर उसे महल में सजा दिया गया था, ताकि किसी को भी सच पता न चल सके। उधर यू अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों से लड़ रहा था कि तभी उसकी नजर महल की तरफ बढ़ रहे हैरू पर पड़ी, और वो तुरंत ही उससे लड़ने के लिए नीचे आने लगा। पर यू से लड़ने से पहले हैरू को बर्थ और उसके साथियों का सामना करना था, जो महल के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब तक हैरू इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि उसने बर्थ को एक ही वार में नीचे गिरा दिया, जिसके तुरंत बाद वो यू के सामने खड़ा था। यू ने एक बार फिर हैरू को समझाने की कोशिश करी, देख भाई कुछ नहीं होगा, ऐसा मत कर। पर हैरू ने ग्लोर्थ की बात को सच मान लिया था कि कोटाना को बचाने के लिए उसे एस्ट्रेड को मारना ही पड़ेगा, और इसके लिए वो यू से लड़ने के लिए भी तैयार था। इधर यू और हैरू अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, और उधर बर्थ को खत्म करने के लिए कुछ सैनिकों ने उसे कैदी बना लिया था। लेकिन यू चाहकर भी उसे नहीं बचा सकता था, क्योंकि उस वक्त वो हैरू से लड़ने में व्यस्त था। यू ने उसे कई बार समझाने की कोशिश करी, पर हैरू उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं था, और वो बस किसी भी हाल में एस्ट्रेड को खत्म करना चाहता था, चाहे इसमें उसकी खुद की जान ही क्यों ना चली जाए। और लड़ते लड़ते बीच में एक समय ऐसा भी आया जब उन दोनों की ही तलवार एक दूसरे को छूने ही वाली थी कि तभी अचानक से वहां काफी सारी रोशनी आ गई, और उस वक्त उन दोनों के दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे वो एक दूसरे को पहली बार मिले थे। बचपन में एक दिन जब हैरू अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी खेलते खेलते उनका कहने एक खतरनाक कुत्ते को लग गया, जिसे देखते ही उसके बाकी दोस्त तो भाग गए थे,
पर हैरू समय रहते वहाँ से निकल नहीं पाया और उस कुत्ते ने उसके ऊपर हमला कर दिया। पर जैसे ही हैरू को लगा कि वो मरने वाला है, तभी व्हील चेयर पर बैठे एक छोटे से बच्चे ने उस कुत्ते को पत्थर मारकर उसे बचा लिया। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि यू ही था। पत्थर लगते ही उस कुत्ते ने यू के ऊपर हमला कर दिया, पर यू भागने वालों में से नहीं था और उसने बड़ी ही बहादुरी से उस कुत्ते का सामना किया। और व्हील चेयर पर होने के बावजूद भी यू में जो हिम्मत थी उसे देखकर हैरू काफी ज्यादा हैरान था। बस इसीलिए उसने यू को अच्छे से जानने के लिए उससे उसकी कहानी पूछी, जिस पर यू ने बताया कि असल में उसने अपने माता पिता को एक प्लेन क्रैश में खो दिया था और वो उस हादसे में बचने वाला एक लौता इंसान था। लेकिन उसी हादसे में उसने अपनी टांगे खो दी। पर उसे अब किसी भी चीज का अफसोस नहीं था, क्योंकि उसके पास मिस साकी थी जिसने उसे अपने छोटे भाई की तरह पाला था। उसकी ये कहानी सुनकर हैरू को वो बहुत ज्यादा पसंद आया और इसीलिए उसने यू से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हेलो, मुझसे दोस्ती करोगे? उधर जब यू को होश आया तो उसने टीवी पर देखा कि जिस अस्पताल में कोटाना दाखिल थी उसमें आग लग गई और अब यू को लग रहा था कि इस चीज का भी दूसरी दुनिया के साथ कोई ना कोई ताल्लुकात है। और तभी उसकी नजर पास ही में खड़े हैरू पर पड़ी, जिसने उसे बताया कि कोटाना उस वक्त सो रही है पर उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। और ये सुनकर यू ने उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करी, अरे भाई, तू जितना ज्यादा एस्टेट के करीब पहुंचता जाएगा उतनी ही कोटाना की तबीयत बिगड़ती जाएगी, क्योंकि उन दोनों की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई है, समझने की कोशिश कर। पर हैरू अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए यू ने उसे अस्पताल में लगी आग के बारे में बताया, क्योंकि उसका मानना था कि अस्पताल में लगी आग का सीधा लिंक महल में मची तबाही से था। पर हैरू को अभी भी ग्लोर्थ की बात पर विश्वास था, क्योंकि यू के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं था। और उसकी ये बात सुनते ही यू को बर्थ का ख्याल आया और वो तुरंत हैरू के साथ अपने घर को भागा। उधर जैसे ही साकी वापस अपने घर लौटी तो वहाँ पर ब्लैक हुडी वाला आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और उसने साकी को उसके नाम से बुलाते हुए उसका स्वागत किया। हेलो साकी। पर इससे पहले कि वो आदमी साकी पर हमला कर पाता तभी हैरू और यू भी वहाँ पर पहुँच गए और यू ने एक पौधा उठाकर उस आदमी के मुंह पर मार दिया, जिसके बाद उस आदमी ने एक बड़ी मकड़ी का रूप लेकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इधर साकी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी को उसका नाम कैसे पता था और उसकी इसी बात ने यू का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब उसे सब कुछ समझ आने लगा था और उसने हैरू को बताया कि उसे साकी की जान पर आने वाले खतरे का पता तभी चल गया था जब उसने बर्थ को कैद होते हुए देखा था। और अब धीरे धीरे हैरू को भी उसकी बात पर यकीन हो रहा था। पर अचानक से उस मकड़ी ने उनकी गाड़ी की छत पर बैठकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए साकी ने गाड़ी को पूरी रफ्तार से राइट में घुमा दिया और इसी बीच नियंत्रण खोने की वजह से गाड़ी सीधा पानी में गिर गई, जिसके चलते वो दोनों एक बार फिर दूसरी दुनिया में पहुंच गए। थोड़ी ही देर बाद यू राजा और विजडन के सामने खड़ा था, जो चलते युद्ध में उसे वहां पर देखकर काफी हैरान थे। पर यू का कहना था कि वो वहां पर लड़ने के लिए आया है, लेकिन किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। पर तभी यू ने विजडन पर गद्दार होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। गद्दार! और वो ये सब कुछ सोच समझ के कह रहा था और उसका कहना था कि किसी अंदर के आदमी को ही पता था कि राजकुमारी को रॉयल स्पेल की शक्तियों की वजह से एक खास खंजर से मारना जरूरी था। और जब यू ने उस खंजर को निकाला तो उसने खंजर पर विजडन की खुशबू का एहसास किया और साथ ही यू ने बताया कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही साकी का नाम पता था और उस पर हमला करने वाले ने उसे उसके नाम से बुलाया था। विजडन इस आरोप को झूठा बता ही रहा था कि तभी एस्ट्रेड ने कहा कि इस्तेमाल के बाद जादू अपनी खुशबू अक्सर छोड़ता है और सिर्फ खुशबू ही नहीं बल्कि और भी कई सारे सुराग छोड़ता है और रॉयल स्पेल के चलते उस पर हमला करने वाले को भी बराबर जख्म आने चाहिए थे। इसीलिए एस्ट्रेड ने विजडन से अपने कपड़े उतार कर अपनी बेगुनाही साबित करने को कहा और तभी हैरू भी वहाँ पर पहुँच गया और उसने बताया कि ग्लोर्थ अक्सर उसके सपने वाली बात को उसे भड़काने के लिए इस्तेमाल करता था, जैसे मानो वो महल के अंदर हो रही बातों को सुन सकता हो। तभी बर्थ भी वहां आई और उसने बताया कि जिस तरह से ब्लैक बैनर्स की सेना महल के अंदर घुस रही थी उससे ये साफ जाहिर होता है कि कोई अंदर का आदमी उनकी मदद कर रहा है। और उनके ये सारे आरोप सुनने के बाद विजडन ने आखिरकार अपने कपड़े उतारते हुए अपना असली परिचय ब्लैक बैनर के लीडर ग्लोर्थ फेलग्रिम के रूप में दिया। उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान पड़े हुए थे और साथ ही उसने बताया कि वो एस्ट्रेड के शरीर के अंदर मौजूद शक्तियों के पीछे था और अब वो किसी भी हाल में उन्हें लेकर ही
मानेगा। और साथ ही उसने एस्टेड के पिता को बोला कि तुम राजा बनने के लायक ही नहीं हो और तुम्हारी जगह राजा सिडोलास को बनाना चाहिए। ये सुनते ही राजा ने उसे अपना मुंह बंद करने को कहा। अपना मुंह बंद करो। जिस पर ग्लोर्थ ने उसे बताया कि असल में वो खुद राजा का बड़ा भाई सिडोलास है और वो मरने के बाद जादू की मदद से खुद को जिंदा करके यहाँ आया था ताकि अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। असल में एवरमोर के राजा ने एक समझौते के तौर पर अपने बड़े बेटे सिडोलास को बेलोडोन के राजा को दे दिया, पर इसके बावजूद भी सिडोलास ने वहीं पर अपना एक नया परिवार शुरू करके अपनी खुशियां ढूंढ ली थी। पर कुछ समय बाद एवरमोर के राजा और सिडोलास के पिता ने बेलोडोन पर हमला कर दिया, जिसमें सिडोलास और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था और अब उसे इस बात का बदला लेना चाहिए था। पर ग्लोर्थ जानता था कि रॉयल स्पेल के मुताबिक अगर उसने एस्ट्रेड को मारा तो वो खुद भी मर जाएगा, इसलिए उसने इस काम के लिए हैरू का इस्तेमाल करने का फैसला किया और उसके एक इशारे पर हैरू सब कुछ भूलकर एस्ट्रेड पर हमला करने लग गया। यू ने उसे रोकने की कोशिश तो करी, पर ब्लैक बैनर के सूट की वजह से हैरू बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। इधर जितना एस्ट्रेड की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा था, उधर उतनी ही परेशानी कोटाना को भी हो रही थी। हैरू सभी के ऊपर भारी पड़ रहा था, पर तभी यू ने अचानक से एक जादुई शक्ति से हैरू को एक झटके में नीचे गिरा दिया। पर असल में यू को भी नहीं पता था कि उसने ये सब कैसे किया था। इसके बाद यू और बर्थ ने ग्लोर्थ पर हमला करने की कोशिश तो करी, पर वो उन दोनों के हमलों से बचते हुए एस्ट्रेड को लेकर बाहर आ गया, जहां उसने एस्ट्रेड को जमीन पर लेटा दिया। वो इस बात को अच्छे से समझता था कि वो खुद एस्ट्रेड को जान से नहीं मार सकता और इसीलिए उसने एस्ट्रेड को एक अलग तरीके से खत्म करने का फैसला किया। फिर एक धमाका हुआ और एक नोकीली चीज एस्ट्रेड पर गिरने ही वाली थी, तभी यू ने बीच में कूदकर उसे बचा लिया, पर इस बीच वो खुद बहुत जख्मी हो गया था। ये देखकर एस्ट्रेड बहुत ज्यादा दुखी थी और वो यू को एक कोने में ले गई और उसे एक किस करने के बाद हैरू और एस्ट्रेड ने उसे वहीं पर उनका इंतजार करने को कहा। इसके बाद वो दोनों ग्लोर्थ का सामना करने के लिए चले गए, जो काम उनके लिए नामुमकिन था। पर उनके वहां से जाते ही यू से मिलने वही अस्पताल वाला बूढ़ा आदमी आया और उसने यू को देखते ही पूछा कि क्या उसे सामने खड़ी मौत से डर लग रहा है, जिस पर यू ने हामी में जवाब दिया। तभी उस बूढ़े आदमी ने बताया कि तुम लाखों में एक हो, क्योंकि तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो और इसीलिए वो यू को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है। और ये कहते ही उसने यू के हाथ में अपनी छड़ी पकड़ा दी। यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो आदमी उसे अलविदा कहकर वहां से चला गया। अलविदा यू। और उस वक्त वो गुलाबी जीव भी उसी के साथ था। उधर ग्लोर्थ ने अब इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला कर लिया था और उसने खुद को एक विशाल मकड़ी में बदल लिया और जैसे ही उसने एस्ट्रेड को पकड़ा तो हैरू ने उसे रोकने की कोशिश करी और उसने हैरू को एक ही झटके में काफी दूर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था, तभी ऐन वक्त पर यू ने उस छड़ी से उस वार को रोक दिया और जैसे ही यू ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो उस छड़ी ने एक तलवार का रूप ले लिया, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि वो कोई मामूली तलवार नहीं बल्कि शाही तलवार मून स्टार थी। ये देखकर ग्लोर्थ भी घबरा गया था और इसीलिए उसने एस्ट्रेड की शक्तियां निकालने के लिए आसमान में उड़ने का फैसला किया, क्योंकि वहां उस तक कोई नहीं पहुंच सकता था। पर तभी अचानक से एक बहुत बड़ा पक्षी यू को उठाकर ग्लोर्थ के पास ले गया, जहां यू ने एक झटके में उसका हाथ काट कर एस्ट्रेड को बचा लिया। पर ग्लोर्थ के पास अपने हाथ को दोबारा उगाने की शक्तियां थी और उसने नीचे आते ही यू से लड़ना शुरू कर दिया। और जब उसे लगा कि वो यू से नहीं जीत पाएगा तो उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए अचानक एस्ट्रेड पर हमला कर दिया और जब यू उसे बचाने के लिए भागा तो उसने पीछे से यू पर भी वार कर दिया। अब ग्लोर्थ को लग रहा था कि शायद वो ये लड़ाई जीत चुका है, पर तभी उसकी नजर यू की तलवार पर पड़ी, जो उस वक्त वहां से गायब थी और तभी उसे एहसास हुआ कि कोई पीछे से आ रहा है और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरू था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अगले ही पल हैरू ने उस तलवार को ग्लोर्थ के चेहरे के आर पार कर दिया। बस फिर क्या था, उसके मरते ही चारों तरफ चल रहा युद्ध भी खत्म हो गया और यू और हैरू के वापस जाने के लिए दरवाजा भी खुल गया। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और उन दोनों का शुक्रिया अदा कर रहे थे, पर यू का मन एस्ट्रेड को छोड़कर वापस जाने का नहीं था। पर तभी एस्ट्रेड ने उन्हें बताया कि वो लोग अभी तक सिर्फ ग्लोर्थ की शक्तियों की वजह से दोनों दुनियाओं के बीच सफर कर पा रहे थे, लेकिन आज के बाद वो ये नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर यू और ज्यादा दुखी हो गया और इधर एस्ट्रेड भी बहुत दुखी थी, क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी यू के साथ बिताना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हैरू लगातार यू को चलने के लिए बोल रहा था, क्योंकि धीरे धीरे दरवाजा छोटा होता जा रहा था और आखिरकार सबको अलविदा बोलकर यू और हैरू उस दरवाजे में कूद गए। पर यू के दिमाग में अभी भी एस्ट्रेड की शक्ल ही घूम रही थी
और उसने तुरंत हैरू से माफी मांगते हुए अपने बचपन के दोस्त का हाथ छोड़ दिया। और जब हैरू की आंख अपनी दुनिया में खुली तो मिस साकी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसने हैरू को बताया कि गाड़ी के नदी में गिरने के बाद से वो पिछले 1 महीने से कोमा में था। तभी कोटाना भी उससे मिलने आई, जो पूरी तरह से ठीक थी। और अपनी दोस्त को ऐसे देखकर हैरू भी बहुत ज्यादा खुश था, पर उसे अभी भी यू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और जब उसने उन दोनों के सामने यू का नाम लिया तो उन्हें यू नाम के किसी इंसान के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और ये खबर हैरू के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि इस बात से उसे एक ऐसी चीज का एहसास हुआ जिसने उसकी और यू की दोस्ती का मतलब ही बदल दिया। हैरू के मुताबिक यू और उसकी एक ही जिंदगी थी, जो अलग अलग दुनियाओं में जिंदा थे, और उन दोनों की जिंदगियां आपस में जुड़ी हुई थी। और इसीलिए उन्हें प्यार भी उन्हीं लोगों से हुआ जो असल में जुड़े हुए थे, जैसे कोटाना और अस्ट्रेड। और असल में यू इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं था, वो बस उस प्लेन क्रैश वाले दिन इस दुनिया में आ गया था और अनजाने में हैरू का सबसे खास दोस्त बन गया। अब हैरू समझ गया था कि यू असल में एक ट्रैवलर था जो उस दुनिया में उसकी जान बचाने के लिए आया था। और अब हैरू को लग रहा था कि यू भी दूसरी दुनिया में अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा होगा, और उधर यू भी अस्ट्रेड के साथ खुश था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।